बिहार बोर्ड 2022 के क्वेश्चन बैंक में इतिहास विषय के अंतर्गत कल जिस सीरीज को प्रारंभ किए थे उसमें लघुत्तरीय प्रश्न 13 प्रश्नों का लेक्चर क्लास हो गया था। आज हम सब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये लेक्चर क्लास इतना महत्वपूर्ण है कि इसी लेक्चर क्लास से 4-5 वर्ष का जो हम क्वेश्चन बैंक आपको हम पढ़ाएंगे, इसी से प्रश्न आ जाना है। जो नए हैं, बाद में जुड़े हैं, शुरू से नहीं पढ़े हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत सफलता दिलाने में मददगार बनेगा। आज बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर जो प्रश्न है, विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखें। समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय सभ्यता विकसित हुआ, उस नगरीय सभ्यता के लोगों का सोच बहुत दूरदर्शी था। यही कारण है कि भविष्य में कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सुखाड़, महामारी यदि आ जाए और खेती ना हो, उस स्थिति से बचने के लिए, भुखमरी की स्थिति से बचने के लिए अन्नागार बनाने का काम किए थे। अन्नागार का अर्थ है अनाज रखने वाले स्थान से अनाज रखने की व्यवस्था जहाँ की जाती है, उनको अन्नागार कहा जाता है। खास करके ये अन्नागार सार्वजनिक भवन होता था, जिस पर सबका अधिकार होता था। आपदा के समय यहाँ से अनाज बांटा जाता था। यूं कह लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार है वह 30 वर्ग फुट और अन्न संग्रहालय 200 गुना 50 फुट, जिसमें 50 गुना 20 वर्ग फुट तो केवल भंडार गिरी है जहाँ पर अनाज रखे जाते थे। अर्थात इतना बड़ा अन्नागार कि कोई यदि असुविधा, कोई दिक्कत या आपदा हो तो एक शहर महीनों तक बैठ करके भोजन प्राप्त कर सके। क्लियर? तो अन्नागार का संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। और यह कहाँ पर प्राप्त हुआ है? मोहन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मृत्यु के बाद भी लोग जीवन को मानते थे। लोक परलोक का सिद्धांत उस समय भी था। उस समय 3 प्रकार के दाह संस्कार प्रणाली थे। एक था पूर्ण दाह संस्कार, सीधा जला दिया। एक अपूर्ण दाह संस्कार, मतलब दादाजी मरे, पहले जंगल में फेंक दिए, एक जगह जंगल में जाकर रख दिए, जानवर सब उसका महसूस खा लिया। अब 10, 15, 20 दिन के बाद जो हड्डी उड्डी बचा बटोर करके लाया, चाहे उसको जला दिया या दफना दिया। इसको बोलते हैं अपूर्ण दाह संस्कार। और तीसरा था दफनाने की व्यवस्था। इसमें मृत्यु के बाद लोगों को सीधे दफन मिट्टी में कर देते थे। तो इस प्रकार शवों को दफनाने, जलाने दोनों प्रथा तो थी, लेकिन हम साथ में यह भी बताएं कि एक अपूर्ण दाह संस्कार भी था और लोग इस लोक के बाद भी जीवन को मानते थे। इसलिए मृत्यु शैया पर चाहे दफनाने या जलाने के क्रम में वृद्ध
व्यक्ति जो भी अपने जीवन में उपयोग सामग्री थी उनके जीवन में, जैसे बर्तन, कोई फर्नीचर या कोई और विशेष, जैसे चुनौती हो गया खैनी खाने के लिए, दादाजी बाद में खैनी खाएंगे, एक डब्बा रामू बीड़ी रख दो, दादाजी रामू बीड़ी पिएंगे, ये सब भी जो है लोग रख देते थे। मतलब मानना यह था कि जब दादा को इस लोक में कोई दुख नहीं हुआ तो परलोक में तो कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारण बताइए। ध्यान से समझिएगा। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जो आधुनिक पाटलिपुत्र और गया तक का इलाका है। जो पटना गया का इलाका देखते हैं वही पाटलिपुत्र कहलाता था। इन 16 महाजनपद में अन्य भी महाजनपद थे जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है, जिसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, कुरु, वत्स, पंचाल, सूरसेन, असमक, कंबोज, गंधार, तक्षशिला, ये सारे महाजनपद थे 16। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही था। इसके पीछे क्या कारण थे? तो पहला कारण यह था कि मगध की धरती गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर बसी थी, इसलिए काफी उपजाऊ था, धन्य धान से परिपूर्ण था, इसलिए यहाँ के किसान व्यापारी भी समृद्ध थे, इसलिए यह प्रगति किए। दूसरी बात, इस मगध की धरती में लोहा की खोज हो गई थी, इसलिए वह आसानी से हथियार और युद्ध सामग्री भी बना लेते थे, कृषि यंत्र भी बना लेते थे, जिससे अन्य जनपदों की तुलना में इनका जो है विकास आगे हुआ। यहाँ देखते हैं कि दूसरे ही कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में आसानी से उपलब्ध था, है ना, और साथ ही गंगा उपनदी, ये तो हम बता ही दिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अगला प्रश्न 17 नंबर, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? मौर्य वंश के शासक राजा अशोक हुए। 269 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठने के उपरांत, गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद ही उसने कलिंग, जो वर्तमान ओडिशा में है, उस समय कलिंग की राजधानी तौसली थी, उस कलिंग पर आक्रमण किए जहां के शासक खारवेल थे। वहां जब आक्रमण किए, क्योंकि यह मौर्य वंश में मिलना नहीं चाहते थे, इसी बात का क्रोध सम्राट प्रियदर्शी राजा अशोक को था, इसलिए जब 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया तो वहां भीषण नरसंहार हुआ, रक्तपात हुआ, युद्ध का मैदान रक्त रंजित हो गए, मरुभूमि लाशों का ढेर हो गया कलिंग का मैदान। जितने लोग शायद मरे होंगे उससे भी ज़्यादा लोग घायल और युद्धबंदी के शिकार हो गए। जब राजा अशोक कलिंग युद्ध को जीते और वहाँ से वह निकलने लगे तो कलिंग लाशों से पटा हुआ मैदान था। यह दृश्य देख करके राजा अशोक काफ़ी दुखी हुए। इसके मन में सवाल जगा कि आखिर इस नरसंहार का कारण कौन है, इस पाप का कारण कौन होगा, इसमें कौन कौन सहभागी होंगे। सेनापति और मंत्रियों ने कहा कि महाराज, ये जितना भी हत्याकांड हुआ उस सब का पापी, दोषी, कारण, कारक सब आप है। बोला अच्छा, बोला तब आज के बाद बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे, युद्ध के मार्ग पर नहीं।
वह उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किए और कलिंग युद्ध के उपरांत उसने अपना मन परिवर्तित कर लिया और बना लिए वे एक बौद्ध संघ। अशोक धम्म बाद में चलाए, अर्थात कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक का हृदय परिवर्तन होने के बाद वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। अगला प्रश्न, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं। देखिए, गुप्त काल में ही भारत में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो परिकल्पना है वह गुप्त काल से ही प्रारंभ माने जाते हैं। इसलिए जो भगवान का दशा अवतार है वह गुप्त काल में ही प्रगति में आए। इसलिए उस समय कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें एक दशा अवतार मंदिर हैं, जिसमें भगवान के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। इसके अलावा भी बृहदेश्वर शिव के मंदिर, विष्णु के मंदिर, ये 2 मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न, गांधी जी के जीवन में निम्नलिखित में 4 वर्षों का महत्व बताएं। पहला है ए नंबर 1915। तो 1915 का महत्व यह है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और साबरमती आश्रम की स्थापना किए। दूसरा है 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए। अगला है 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। 1948 में गांधी जी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दिया था। इसलिए यह चारों ईस्वी का अपना विशेष महत्व है, यहाँ लिखा भी है। देखिए, शिक्षक जब समझाता है विद्यार्थी को तो उसको लगता है कि अच्छा ये तो टाइम पास, जब लिखाएगा ना तब हम जो है लिखेंगे। यही सब बच्चा अच्छा डिवीजन नहीं कर पाता है। कारण जब इंटर बिहार बोर्ड में सीबीएसई पैटर्न लागू हो गया, आप यदि 2 नंबर का उत्तर लिख रहे तो पक्का 2 नंबर मिलेगा। बिहार बोर्ड में नियम है कि कितना अच्छा लिखे हैं 2 नंबर दिया, 5 नंबर में 3 नंबर दिया। पहले किसी विद्यार्थी का हिस्ट्री पॉलिटिकल 98 और 97 99 थोड़े आता था। 70 72 आ गया तो उसको कॉलेज में टॉप मोस्ट स्टूडेंट का दर्जा मिल जाता था। 70 72 75 हो गया तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आज आ रहा है 98 97। तो सीबीएसई टाइप से क्वेश्चन भी सेट होता है। अब कोई बुक में दिखाओ कि क्वेश्चन की गांधी जी के जीवन के 4 वर्षों का मत बताइए। ये वह बीच बीच से क्वेश्चन को बनाना, जो हिस्ट्री पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स का लेक्चर नहीं सुना और खाली लिख लिया। अरे लिखाए तो वही क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बनता है, लेकिन अंदरूनी क्वेश्चन कहीं से भी। अब बताइए, इसमें आपको 2 नंबर दे देगा। 4 ठो बात लिखना है, 2 नंबर दे दिया। 1 पन्ना लिखना भी आधा पन्ना नहीं है कि भाई ईस्वी में क्या किए, हो गया आंसर, 2 नंबर मिल रहा है। तो ये आपके दिमाग का जांच भी हो रहा है कि आप अपने शिक्षा अवधि काल में किसी विषय का अध्ययन कैसे किए, कितना कहानी को समझें। इंटर समझने की कला है, आर्ट है। यहाँ खाली बैनर की तरह लिखने के लिए जो भीड़ जाते हैं, ये तो सेकेंडरी मैटर है। इंटर का मतलब होता है लेक्चर क्लास। कोई लिखाता है, हम कॉलेज में चले जाएंगे तो बोलेगा पहले सुनो, जब वो विद्यार्थी आएगा बंद करके रखेंगे। क्या सरकारी है? कौन यहाँ प्राइवेट है जो भाग जाएगा? प्राइवेट में मजबूरी है, हल्ला करने लगता है, लिखाना शुरू करते हैं। ये बैच में सबसे कम हल्ला होता है। इसके बाद देखना हल्ला, बैठने का जगह नहीं रहेगा। उसके बाद कोई कुछ उधर से बोल दिया, किसी का रिंगटोन बज गया, और उस बैच में बच्चा आते ही रहता है। मतलब अब बैठने का नहीं बोलता है, कंठा तक। अंत में
माथा पर बज जाता है। नहीं ये स्थिति है। इतना है रे उधर हटो ये करो चरण उस समय आगे उधर से, ये सारी बात है। तो इसलिए शांति से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब लिखना चाहिए। यही शिक्षा का मूल्य है। अगले प्रश्नों पर बात करेंगे। कम्युनल अवार्ड क्या है? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वैचारिक मतभेद चल रहा था। इस बीच गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी केवल एक गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए, लेकिन भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और वे अंग्रेजों को समझाने में सफल हुए कि भारत में हिंदुओं के साथ जो दलित है, उन दलितों के साथ वो मानवीय व्यवहार होता है, अत्याचार होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि दलित को हिंदू से अलग कर दीजिए। ये बात सुनकर के गांधी जी बहुत दुखी हुए। बोले ये कौन लफड़ा कर रहा है अम्बेडकर। अंग्रेज ने भी मान लिया हाँ सही बात है, दलितों के साथ बुरा हो रहा है, होना ही चाहिए। अपने देश में हिंदू से दलित अलग हो जाते, लेकिन उस समय जो मैकडोनाल्ड जो थे उसने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें यह घोषणा किया गया कि इस निर्णय में दलितों को भी मुस्लिम, सिख आदि की तरह पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया जाएगा। दलित वर्ग को 2 जगह वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। मतलब दलित को भी मुस्लिम और सिख के समान अलग हिंदू से बना दिया गया। इस बात को गांधी जी काफी दुखी हुए और आपको हम बताए थे कि वह जेल में ही भूख हड़ताल कर दिए थे और बाद में जाकर के अंबेडकर ने भूख हड़ताल को तोड़वाया था। उस समझौता को पुनः समझौता कहते हैं। लेकिन ये जो घोषणा कर दिया कि अब दलितों को भी चुनाव लड़ने का पृथक अधिकार होगा, हिंदुओं से अलग अधिकार होगा, इसी को कम्युनल अवार्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कल ही उत्तर लिखाए हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत आए और इसके अध्यक्ष थे स्टोफर्ड क्रिप्स। स्टोफर्ड क्रिप्स ये भारत की आज़ादी का फार्मूला लेकर के आने वाला था, लेकिन यह केवल भारतीय लोगों को स्थानीय स्वशासन में अधिकार देने की बात किया और किसी भी प्रकार का आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया। इसलिए भारतीयों ने इस क्रिप्स मिशन के टारगेट को, लक्ष्य को, उद्देश्य को नहीं माना, इसलिए क्रिप्स मिशन वो सफल भी हो गया। अगला प्रश्न, बाबू कुंवर सिंह कौन थे? 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया था? देखिए 1857 के विद्रोह के एक महान स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर आरा से नेतृत्व करने वाले 80 वर्ष के वृद्ध जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह थे। इन्होंने जब जब अंग्रेजों से मुकाबला किया, सारे युद्ध में इनको विजय प्राप्त हुई। आजमगढ़, बनारस, सब जगह अंग्रेजी फौज को पराजित किया। वे छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध में भी काफ़ी निपुण थे और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, मतलब उनको पराजित किए। उन्होंने ब्रिटिश सेनापति मार्कर को पराजित कर गंगा पार अपने प्रमुख किले जगदीशपुर जैसे ही पहुंच रहा था, हाथ में ही गोले फट गए तोप के, जिसके कारण एक हाथ खराब हो गया। लेकिन
उन्होंने अपने हाथ को काट करके गंगा नदी में दे दिए, लेकिन जब तक युद्ध लड़े अंग्रेजों से कभी हार नहीं माने। वृद्धावस्था होने के कारण और हाथ कट जाने के कारण अंततः उनका जो है निधन हो गया। लेकिन उन्होंने बिहार से अर्थात पटना में तो पीर अली था, लेकिन बिहार की धरती पर 1857 के विद्रोह के सबसे श्रेष्ठ नेतृत्व करता थे बाबू वीर भारत की सर्वप्रथम रेल कब और किन स्टेशनों के बीच चली? आप जानते हैं कि कोई बताओ इसमें किस गवर्नर के समय में भारत में रेल चली? बताइए। लॉर्ड डलहौजी है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, कौन है? किस समय में हुआ था ना? 1853 ईस्वी में मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर की यात्रा थी। 24 सर 23 हो गया। उसके बाद 24 सर एडविन लुटियंस कौन थे? सर एडविन लुटियंस कौन थे? समझिए, सर एडविन लुटियंस एक वास्तुविद थे, जिसको कहते हैं आर्किटेक्चर, डिजाइनर, इंजीनियर। भवनों के, इमारतों के सुंदर कलाकृति बनाने में यह निपुण थे। 1920 से 1940 के दौरान वास्तुशिल्प के निर्माण डिजाइन के लिए लुटियंस को जाना जाता है। बंगाल में बड़े बड़े भवन बनाने का उदाहरण यदि आता है तो वह है लुटियंस। इसलिए लुटियंस को दिल्ली भी लाया गया और उसने एक रायसीना पहाड़ी पर पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, इसको कहते हैं पार्लियामेंट मतलब संसद भवन, ये सब बनाने का काम लुटियंस महोदय के ही नेतृत्व में किया गया। 25 सिंधु घाटी सभ्यता के समय समकालीन दो सभ्यताओं के नाम बताएं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फुरात की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब उनके समकालीन थे। अगला 26 मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं दो प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम बताएं। मौर्य काल का यदि इतिहास जानना हो तो उनके दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक कौटिल्य का राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र, क्लियर? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और दूसरा है मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज का इंडिका। और 26 टोटल हो गया। 13 पहले हुआ था और 13 अभी, 30 ही टोटल क्वेश्चन है, ये ना? चलिए, तो 26 जो है 26 प्रश्नों तक हम रहें और आने वाले समय में अब एक दिन और लेक्चर क्लास होगा और ये लघुत्तरी के साथ जो ये लॉन्ग प्रश्न वगैरह है इनको भी हम समाप्त करेंगे। बाकी आप सब पढ़ के आइएगा, ठीक है ना? तो इतना याद हो जाएगा।